हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 10 की भूगोल का, जिसका नाम है जी वन एवं वन्यजीव संसाधन। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3, यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। और बाकी अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए या किसी भी चैप्टर के नोट चाहिए क्लास 10th की एसएसटी के, तो मैंने एक वेबसाइट बना रखी है mainpointstudy.in करके। डायरेक्टली गूगल पे जाके मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर, अपने एग्ज़ाम के अंदर पूरे मार्क्स चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, और खासकर बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अभी है ना, कुछ बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था और उन्होंने बताया था कि सर सबसे ज़्यादा हेल्प हमें पता है किस चीज़ ने करी। वो करी थी आपके सर एमसीक्यू ने और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्योंकि जब हमने चैप्टर कवर कर लिया तो हमें तो लगा कि हमें पूरा चैप्टर आता है, बट जब हमने एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे तब हमको पता चला कि एग्जाम में क्वेश्चन किस वे में बन सकता है और उसका आंसर किस वे में करना है। और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वही मैं आपको बोलूँगा। अगर आपको अपने एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स चाहिए ना, तो सिर्फ चैप्टर कवर करके संतुष्ट मत बैठो, उनके एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करो। एमसीक्यू तो मैंने वेबसाइट पर डाल ही रखे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में किस वे में क्वेश्चन आता है ये आपको क्लियर हो जाएगा, और उसका आंसर किस वे में करना है मैं आंसर भी बताता हूँ, ताकि आपको आंसर में भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो जी। तो अब डायरेक्टली अपना पार्ट शुरू कर देते हैं। क्लास 10th की एसएसटी के सारे चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ, सबके एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, तो मैक्सिमम चीज़ें हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में क्लियर कर चुके हैं, बट इस पार्ट में सिर्फ 2 टॉपिक हम क्लियर करेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। और वो 2 टॉपिक है, पहला कि वनों का वर्गीकरण, यानी कितने टाइप के वन होते हैं, वन विभाग ने कितने टाइप के वन में वर्गीकृत किया है भारत के वनों को। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं वन और वन्य जीवन को बचाने के लिए। ठीक है, चलो जी, पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। मैं आपको बता दूं, वन विभाग ने ना हमारे वनों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, पहले तो होते हैं आरक्षित वन, जिनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है। फिर होते हैं रक्षित वन, जिनको थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन दी जाती है। और जो हमारे वर्गीकृत वन होते हैं, इन पर इनको है ना सरकार, यानी जो सबसे एंड वाले होते हैं, इनको सरकार भी एक तरह से कह सकते हो प्रोटेक्शन देती है। ओके, सुरक्षा देती है इन जंगलों को, हमारे अवर्गीकृत वनों को, और साथ में नॉर्मल लोग भी। अभी मैं समझाऊंगा आपको, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज आरक्षित वन क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जितने भी वन है ना, उनके आधे से अधिक जो वन का क्षेत्र है उसको हमने आरक्षित वन घोषित कर दिया है। सरकार ने या वन विभाग ने आरक्षित वन घोषित कर दिया, मतलब 50% से ज़्यादा इंडिया के अंदर जो भी वन है ना, 50% या 1-2% थोड़ा ज़्यादा जो वन है हमारे भारत के, उनको आरक्षित वन कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा सुरक्षा वाले हमारे वन है, जंगल है। इन पर जो सरकार है बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध लगा के रखती है, ताकि यहाँ पर किसी भी टाइप के जंगलों में शिकार ना हो पाए, है ना, और यहाँ पर स्मगलिंग ना हो पाए लकड़ियों की, चंदन की लकड़ी की। तो यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से सरकार जो है वो प्रोटेक्शन देती है। ठीक है जी, इसको कहते हैं हम आरक्षित वन। तो यही बात लिखी हुई है, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य जीवन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, यानी सबसे ज्यादा संरक्षित वन है ये, सुरक्षित वन है ये, सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है इन टाइप के जंगलों को, ताकि कोई यहाँ पर घुसपैठ ना कर सके, अपना घर ना बना सके। क्योंकि देखो, घर बनाएंगे अपना, तो फिर दिक्कत वही आ जाएगी कि नॉर्मल जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, उनको भी बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे जो कह सकते हो, जो हमारी सरकार फेस कर रही है। इसी की वजह से जो हमारी सरकार है उसने इन वनों को सुरक्षित किया है। ठीक है, और पाबंदी लगाई है इन वनों पे सबसे ज़्यादा, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, डेट इज रक्षित वन। अब जब मैं आपको रक्षित वन बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा सर ये तो आरक्षित वन ही है। ठीक है, और आपके बुक के अंदर भी ऐसा लिखा है, बट मैं मेन डिफरेंस बताता हूँ। देखो, आरक्षित वन है ना, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है आरक्षित वनों को, बट जो हमारे रक्षित वन है ना, इनको थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और इनका प्रोटेक्शन कुछ ही टाइम पहले शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो जातियां हैं, पेड़ पौधों की जनजातियां हैं, या आप कह सकते हो अलग अलग टाइप के एनिमल है, वो खत्म ना हो जाए जो रक्षित वनों में रहते हैं, इसलिए इनको भी प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, रियली सॉरी, बट इनको आरक्षित वनों से थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन दिया गया, आप कह सकते हो। अच्छा, भारत में कितने रक्षित वन है, तो मैं आपको बता दूं, वन विभाग के अनुसार है ना, भारत में जितने भी कुल वन है उनका 1/3 यानी ऑलमोस्ट 33% जो है
जो वन है इनको रक्षित वनों में रखा गया है। इंग्लिश में रक्षित वन को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इन्हें सुरक्षा दी गई है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। बेसिकली जो रक्षित वन है हमारे, ये भी खत्म हो रहे थे धीरे धीरे। यहाँ पर रहने वाले जो जानवर हैं और यहाँ पर रहने वाले जो मतलब यहाँ पर जो ट्रीज वगैरह हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, कटाई हो रही थी सारी चीज़ें। तो इसलिए खत्म ना हो जाए इसके लिए सरकार ने इसको प्रोटेक्शन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं वर्गीकृत अवर्गीकृत वन। अब अच्छा, ये अवर्गीकृत वन कैसे होते, क्या होते हैं? अब देखो रक्षित वन कितने हैं? 50%, 33% कौन से हमारे वन है? वो है हमारे रक्षित वन। जो बचा है ना उसको वर्गीकृत अवर्गीकृत वन कहा जाता है। बेसिकली अन्य सभी प्रकार के वन, यानी जो हमारे आरक्षित और रक्षित वनों से को हटा दें तो जो भी वन बचते हैं, जो भी बंजर भूमि बचती है, जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, जो आरक्षित वन होते हैं ना वो भी सरकार के अंडर होते हैं, रक्षित वन होते हैं वो भी सरकार के अंडर होते हैं, बट जो हमारे अवर्गीकृत वन होते हैं ना वो सरकार के अंदर भी होते हैं, कुछ नॉर्मल व्यक्ति भी इनको कंट्रोल करते हैं और समुदाय के भी होते हैं। जैसे मैं बता दूं, बहुत सारे जंगलों में अलग अलग तरह के समुदाय के लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग ट्राइब के लोग रहते हैं, जनजाति के लोग रहते हैं, तो उनका भी इन अवर्गीकृत वनों पे हक होता है, परंतु ऐसा नहीं होता रक्षित और आरक्षित वनों में। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और आरक्षित और जो हमारे रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ियों और अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया गया। मैं आपको बता ही चुका हूँ, रक्षित और आरक्षित वनों को इसलिए हमने सुरक्षा प्रदान की है ताकि जो यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, मूल्यवान चीज़ें जो अलग अलग टाइप की इमारतें बनाने में या अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाने में यूज़ होती है, वो ख़त्म ना हो, उसकी स्मगलिंग ना हो, उसको लोग काट काट के बेचने ना लग जाए। इसलिए सरकार नज़र रखती है कि यहाँ पर इलीगल स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे चंदन की तस्करी होती है ना, तो बेसिकली इस पर सरकार बहुत कंट्रोल रखती है कि जंगल में चंदन की तस्करी ना हो। ऑल्दो होती है बट सरकार नज़र रखती है कि कम से कम हो या हो ही ना हो। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा राज्य बताओ भारत का जहां पर सबसे ज्यादा वन है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है जी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा वनों का स्थायी जो क्षेत्र है वो हमारा मध्य प्रदेश में है। ओके जी, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि वन्य जीवन के संरक्षण हेतु उठाए गए कदम। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और अलग अलग समुदाय के लोगों ने क्या कदम उठाए हैं हमारे वन्य जीवन और वनों को बचाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो वनों और वन्य जीवन को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी नियम, ठीक है, सरकार द्वारा प्रभावी नियम लिख सकते हो। ठीक है, प्रभावी नियम, जिसमें से एक वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम है जो 1972 में आया था, जिसके द्वारा वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाई थी। ऐसा करके सरकार ने वन्य जीवन को बचाने के लिए एक अहम कदम उठाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार ने लगभग 14 जैव निचय, जिनको हम जैव संरक्षण स्थल कहते हैं, जहाँ पर बेसिकली जो प्राणी जात होते हैं और जो पादप जात होते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु, उनको बचाने के लिए ये सारी की सारी बनाई गई है हमारी। आप कह सकते हो ये एक तरह से क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल एरिया, एक तरह से इसको बायो गार्डन कहते हैं, इसको बायो गार्डन। आई होप मैं सही बता रहा हूँ आपको, बायो गार्डन कहते हैं। बेसिकली ये वो एरिया होता है जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइप की ही पेड़ पौधे और पर्टिकुलर टाइप के जानवरों को अच्छे से रखा रखा जाता है ताकि ये खत्म ना हो। तो ऐसे भारत की सरकार ने 14 जैव निचय यानी जैव संरक्षण स्थल बनाए हैं। ठीक है, चलो उसी के साथ साथ सन 1992 में भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई है। मतलब जो अलग अलग टाइप के वनस्पति उद्यान होते हैं ना, उद्यान मतलब बेसिकली जो अलग अलग टाइप के वनस्पति या पेड़ पौधों को बचा कर रखते हैं और उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, उनको वित्तीय यानी पैसे और तकनीकी सहायता दी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग टाइप के जो पेड़ पौधे हैं उनको बचा सके, उनको ख़त्म ना हो। इसके लिए सरकार ने खुद की तरफ से भी वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की है इन वनस्पति उद्यानों को। ठीक है जी, 1992 की बात है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि सरकार अलग अलग, आपको पता ही है कि परियोजना भी चलाती है, जैसे टाइगर सेव टाइगर आपको पता है ना, गैंडा परियोजना, और उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर परियोजना तथा कई अन्य इको विकासीय परियोजना शुरू की गई है ताकि जो संकटग्रस्त जाति है ना उनको बचाया जा सके। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार द्वारा 89 राष्ट्रीय उद्यान और 490 वन्य जीव अभयारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए हैं। तो भारत की सरकार ने 89 राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जिसे कहते हैं, और 490 वन्य जीव अब यार्ण्य है, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि इसको सेंचुरीज कह सकते हो। तो 490 से ज़्यादा छोटी छोटी सेंचुरीज या उद्यान वगैरह बनाए हैं
जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, ओके जी, तो बहुत अच्छा नंबर है ये, 89 बहुत ज़्यादा होता है, और 490 से ज़्यादा वन्य जीव यानी जानवरों को बचाने के लिए आप कह सकते हो प्राणी उद्यान बनाए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि वन्य जीवन संरक्षण में आम लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई है। ये तो हमने सरकार ने देखा क्या क्या कदम उठाए हैं, है ना। पहले तो 1992 का 72 का नियम बनाया, फिर 14 निश्चय बनाए, जैव निश्चय बनाए, और साथ में 1992 में जो हमारे वनस्पति उद्यान होते हैं उनको तकनीकी सहायता और पैसे वगैरह दिए, अलग अलग परियोजनाएं चलाई, और 89 राष्ट्रीय उद्यान और 490 वन्य जीव अब यार्डे तथा प्राणी उद्यान बनाए हैं। और इसी के साथ साथ लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई है। अब लोगों ने क्या अहम भूमिका निभाई है, देखो इसका उदाहरण मिलता है, मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि नॉर्मल लोगों ने वन्य जीव के संरक्षण के लिए क्या अहम भूमिका निभाई है। देखो, एक है सरिस्का बाघ रिजर्व, ये राजस्थान के अंदर है। वहाँ के गांव के लोगों ने वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद कराने हेतु संघर्ष किया है। संघर्ष है, इसका मतलब ये है कि सरिस्का बाघ रिजर्व के अंदर है ना, खनन का कार्य होता था, यानी ज़मीन के अंदर से कोयला वगैरह निकालने के लिए खदानें बनाई गई थी। बट यहाँ के लोग जो है ना, वो उनको लग रहा था यार ऐसे खदान में बनाएंगे तो यहाँ पर पर्यावरण पे असर होगा, जानवरों का असर होगा, जानवरों की प्रजाति धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। इसलिए उन्होंने खुद कोर्ट केस लड़ा ताकि सरिस्का बाघ रिजर्व के अंदर जो हमारे बाघ है उनको किसी टाइप की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और उन्होंने खनन को बंद कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करी है। नॉर्मल लोगों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और उसके बाद है चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन भी लोगों ने किया था, है ना, पर्यावरण को बचाने के लिए। आपने पढ़ा ही होगा चिपको आंदोलन के बारे में। ये पर्यावरण रक्षा के लिए आंदोलन था। ये उत्तराखंड राज्य के किसानों ने बेसिकली वृक्षों की कटाई को बचाने के लिए इन्होंने किया था। और ये आंदोलन जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर हुआ था, और 1970 में शुरू हुआ था। बेसिकली पता हुआ क्या था, वनों की कटाई करने के लिए कुछ आ रहे थे, लकड़हारे आ रहे थे, ठीक है। तो जो औरतें हैं वहाँ पर वो पेड़ों के आसपास जो है वो चिपक के खड़ी हो गई और उनको काटने नहीं दिया। तो यही था चिपको आंदोलन, 1970 में हमारे उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ओके, और नेक्स्ट है कि टिहरी, टिहरी में किसानों को बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों प्रयोग के बिना विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे किसानों ने भी पर्यावरण को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। अब आप बोलोगे सर कैसे, देखो आपने ना पढ़ा होगा एक HYV सीड होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड, ठीक है। तो हमारे जो किसान हैं उन्होंने बोला कि हम ऐसे उर्वरक, फर्टिलाइज़र, केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे और नॉर्मल तरीके से, पुराने तरीके से खेती करेंगे ताकि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, है ना। कितनी बढ़िया बात है। तो नॉर्मल लोग भी बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। चलो, और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, और इसमें ना नॉर्मल लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, जो भारत की आप सभ्यता देखो ना, तो वो अपने एरिया से, पेड़ों से, नदियों से बहुत प्यार करते हैं और पूजते हैं। ये है ना, मैं, ये बात है ना, आपको शायद इतनी अजीब नहीं लग रही होगी, बट मैं आपको बताऊं, जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना इसके बारे में, ठीक है, मतलब बहुत रिसर्च करी मैंने, अभी की नहीं बता रहा, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तो मेरे को पता चला कि भारत पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसी बची हुई सभ्यता है जो पूजती है पेड़ों को, नदियों को, है ना। आप देखोगे ये बहुत पुरानी, ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत पुरानी होते थे, मतलब पेड़ों के भगवान होते थे और उनके भगवान होते थे। आप जाओगे ना इजिप्शियन में, इजिप्ट के अंदर भी गाय माता की वो होती थी, है ना, जो, तो बेसिकली हम पूजते हैं। हम, आप कह सकते अलग अलग टाइप के जो जानवर है ना, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, इनको पूजते हैं, और ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी। तो यही ये चलती आ रही है, इसलिए भी आप कह सकते हो कि बहुत प्यार है हमें अपने आसपास के वातावरण से, है ना। हम कहा, एक बात कही जाती है भारत में कि हम मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल जाएंगे। तो मतलब पर्यावरण को कुछ गलत, मतलब वो नहीं करना, प्रदूषित नहीं करना, ठीक है। ऑल दो कहीं ना कहीं प्रदूषित भी हो रही है, जैसे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, तो इस पर भी हमें थोड़ा देखना चाहिए कि हम जाते तो अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि नदी गंदी हो, इसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। चलो, ओके, बाकी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में एक छोटा सा आपको एग्जाम में नोट आ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या था। तो ये 1973 में चलाया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई थी, यानी 1901 से 1973 तक, हमें ये पता चला था कि 52,000, मतलब 20वीं सदी की शुरुआत में 1901 में ना
55,000 से ज़्यादा बाघ थे, बट 1973 में आते आते 1827 रह गए। तो इनको बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। अच्छा जी, ये जो हमारा टाइगर है, बाघ है, वो ख़त्म क्यों हो रहे थे? एक तो शिकार की वजह से, और सिमटता आवाज़, जो लोग हैं वो जंगलों में अब अपने घर बनाने लग गए हैं ना। जो अवर्गीकृत वन था ना, उसमें लोग अंदर की तरफ घर बनाने लग गए हैं, जंगलों का एरिया लेने लग गए हैं, तो इनका आवाज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ना। और नेक्स्ट है कि भोजन के लिए आवश्यक जंगली जो उपजातियां होती है उनकी घटती संख्या, धीरे धीरे वो जानवर भी घट रहे हैं जिनको बाघ वगैरह खाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो जी, आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया हो। ओके, अब मैं आपको एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। बेसिकली हमारा एक चैनल है जिसका नाम है मेन पॉइंट टेक। बेसिकली इसमें मैं ये बताता हूँ कि आप अर्न कैसे कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर हम अर्न कैसे करें, हम पैसे कैसे कमाएं। 10th में हो गए हैं, सैम्पल पेपर के लिए पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, हम क्या कर सकते हैं? देखो, आप जॉब तो नहीं कर सकते ठीक है, ये तो आप छोड़ ही दो। बट हाँ, आप ऑनलाइन अर्निंग ज़रूर कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, आपकी एज तो कुछ नहीं, आपसे छोटी एज के बच्चे मेरे से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, 13-13, 14-14 साल के। तो इसलिए पैसे का अर्निंग से कोई लेना, मतलब आपकी एज से कोई लेना देना नहीं होता। आप ये समझ रहे हो हम छोटे हैं, है ना, अभी क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है बच्चे। जब आप 12th क्रॉस हो जाओगे, ग्रेजुएशन क्रॉस हो जाओगे, है ना, उसके बाद जब फैमिली का प्रेशर आएगा कि जी काम करो काम करो, तब एक सबसे बड़ी दिक्कत होगी। और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ शायद 12th के बाद ये प्रॉब्लम आ जाए, फैमिली का थोड़ा बर्डन आ जाए। तो आप अभी से ही थोड़ी बहुत अर्निंग करना शुरू करोगे ना, तो 12th के बाद आपको बर्डन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए अर्निंग करो यार, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं यही बताते रहता हूँ कि इस पे आप अर्न कैसे कर सकते हो ऑनलाइन, जैसे कि दूसरे की वीडियो कॉपी करके आप यूट्यूब पर डाल के अर्न कैसे कर सकते हो। मेरी यूट्यूब से 1 महीने की अर्निंग कितनी हुई है और आप कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, और साथ में आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पे कैसे डाल सकते हो। आप दूसरे की वीडियो, जैसे खान सर की वीडियो कॉपी करके यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, है ना। और एग्जाम्पल विद प्रूफ दिखाया मैंने। ठीक है, आप लैपटॉप से एनिमेशन कैसे बना सकते हो, देखो फ़ोन से बताया, लैपटॉप से बताया कि एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो। तो ऐसी वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, एंड आप जाकर डायरेक्टली मेन पॉइंट टैग को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब करो ना करो, वीडियो का फ़ायदा उठाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही में जो हमारा अलग अलग चैनल है, जैसे व्लॉगिंग चैनल है मेरा, ठीक है, इस पे मैंने एक नैनीताल ब्लॉग डाला था। अभी मैं नहीं डालूंगा क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है। एक बच्चे तो लिख भी दिया था सर ट्रिप हो गई हो तो अब थोड़ा स्टडी भी करवा दो। तो इसलिए मैं इस पर अभी वीडियो नहीं डालूंगा, बट जैसे एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे तब डालेंगे इस पर वीडियो। तो आप ये देख सकते हो, मैंने पूरी कोशिश करी है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है। और ये बेसिकली एक ऐसे स्टूडेंट का एक मैंने इंटरव्यू लिया था जिन्होंने नीट के अंदर 3814 ऑल ओवर इंडिया जो है वो स्कोर किया था। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है कि आप कैसे प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो अगर आप नीट एस्पिरेंट डॉक्टर बनना चाहते हो। तो ये पूरा इंटरव्यू, ये जो तो छोटी सी क्लिप है, पूरा इंटरव्यू है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, चलो जी, बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, सीधा गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट, और सॉरी टेलीग्राम पे मेन पॉइंट स्टडी 10th, तो आप 10 के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।